फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे जो हमारा जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसका वो देखेंगे। जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा जो है ये जीआईसी प्रवक्ता 2002 का पेपर्स है, भूगोल का है, व्याख्या सहित हल है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा जो है वो है, फास्ट बहुत करेंगे, रिवीजन के पर्पज से ये सेशंस किया जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा क्लियर है। अगर यदि कहीं कोई डाउट्स रहता है तो वो बाद में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई देंगे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? तो रिफ्ट है, ग्रैबन है और हास्ट। ये सभी तीनों जो प्रक्रियाएं हैं ये भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा होती है। इसके अलावा यहाँ एक प्रश्न ऑप्शन है, ऑप्शन डी ग्रीवा खंड। और ग्रीवा खंड जो होता है ये परिवलित मोड़ की कोई भुजा जब टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और वहां पर स्थित होती है तो उस क्षेत्र को हम ग्रीवा खंड के नाम से जानते हैं या नापे के नाम से इसको हम जानते हैं। जबकि बाकी चीजें क्या है, रिफ्ट घाटी यानी भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा होती है। रिफ्ट घाटी क्या होती है? जब आसपास के क्षेत्र, मान लीजिए कोई चट्टान है और उस चट्टान के जो बीच वाला भाग है वो नीचे दब जाता है, या तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है बीच के दबे हुए भाग को हम घाटी के नाम से जानते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। और जो इसके उठे हुए भाग होते हैं, जब दोनों के किनारे क्या होते हैं, नीचे दब जाते हैं, ठीक, और बीच का भाग उठ जाता है, तो उसी को हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम होस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर दिया है ग्रैबन। ग्रैबन क्या होता है? जो मान लीजिए रिफ्ट घाटी का निर्माण हो गया और आसपास के जो दोनों तरफ के जो किनारे हैं, तो इस तरह से ग्रैबन्स का निर्माण होता है। तो तीनों प्रक्रियाएं भ्रंशन के कारण ही होती हैं। जब बीच का भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठा हुआ होता है तो उसे होस्ट, और जब बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो उसे हम कहते हैं घाटी और रिफ्ट घाटी। और उसी के दोनों किनारे जब ऊपर जो दिखते हैं उसे हम ग्रैबन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये तीनों प्रक्रियाएं भ्रंशन के कारण होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र हैं? तो ये वन क्षेत्र जो अभी नया आंकड़ा है, 2023 वन रिपोर्ट आई है, तो उस आंकड़े का हम चर्चा करेंगे क्विक रिविजन्स के तौर पर बाद में आपको किसी अन्य क्लास में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पेट्रोलियम के संचित भंडार का जो सर्वाधिक देश है वो वेनेजुएला है। वेनेजुएला में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार अगर बात करें तो 2020 के जो आंकड़े हैं, 2020 के आंकड़े के अनुसार वहां पर लगभग 48 टन जो है, 48 बिलियन टन जो है पेट्रोलियम भंडार देखने को मिला। इसके बाद दूसरे पर सऊदी अरब है, पहले पर वेनेजुएला, दूसरे पर सऊदी अरब, तीसरे पर कनाडा है और चौथा ईरान, फिर पांचवा इराक है। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्नानुसार जो है हम देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न पूछा गया है क्या मिला नहीं है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ग्रान चाकू जो है पराग्वे से इसका संबंध है, बिल्कुल सही है। लानोस जो है वेनेजुएला से संबंधित है। जबकि सेल्वा जो है, सेल्वा का संबंध चिली से नहीं है। तो सेल्वा का संबंध कहाँ से है? तो आई थिंक सेल्वा का संबंध जो है ब्राजील से है। ठीक है, सेल्वा का संबंध किससे है? ब्राजील से है, तो इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य क्या है? कौन सा राज्य है जो बृहत्तम उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है कई वर्षों से है चावल का जो है प्रोडक्शन अधिक करता है। क्यों करता है? उसका रीजन है यहाँ पर 2020 से 2021 के आंकड़े के अनुसार चावल के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। दूसरे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब आता है। पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन के अत्यधिक प्रोडक्शन होने का रीजन है क्योंकि एक वर्ष में 3 बार लगभग चावल वहां पर उगाए जाते हैं, जिसमें अमन, आस और बोरो ये प्रजातियां जो हैं चावल की हैं और ये उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनकी प्रजातियों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, 6 नंबर कह रहा है कि दोनों गोलार्ध में स्थित कौन सा महाद्वीप है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो दोनों गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। और अफ्रीका की एक खास बात यह है कि इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों जो रेखाएं हैं हमारी वो तीनों गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा की अपनी अलग अलग विशेषता है, तो उन विशेषता की भी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज है?
के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीज के उत्पादन में बात करें तो बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर मैग्नीज उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक, भारत की कुल मैग्नीज उत्पादन में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर उड़ीसा आता है। ठीक, मैग्नीज के भंडार के दृष्टि से अगर बात करें तो उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन रॉक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो रॉक फॉस्फेट के लिए अगर बात करें तो मोरक्को। वैसे फ्रेंड्स, जो अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है, अफ्रीका का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जो है, ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ये रॉक फॉस्फेट के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। ठीक, रॉक फॉस्फेट विश्व का सर्वाधिक भंडार अगर बात करें तो मोरक्को है, और उत्पादन के दृष्टि से बात करें तो चीन आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन मोरक्को है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस तरीके से नहीं वाले प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो आप नहीं वाले प्रश्नों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार नहीं, हाँ के चक्कर में नहीं वाले प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। उष्णार्द्र जलवायु ब्राजील में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उष्ण शुष्क जलवायु जो है सऊदी अरब में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो यहाँ पर है। मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु जो है मोरक्को, चूंकि भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वो अफ्रीका का जो उत्तरी जो देश हैं वहाँ पर भी, और जो यूरोप और एशिया के जो देश हैं जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं वहाँ पर सभी जो क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो उसमें मोरक्को भी सम्मिलित है। ठीक, वहीं बात करें इटली में, तो इटली में शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु पाई जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं, जो कि गलत है। इटली में भी क्या पाया जाता है, इटली भी भूमध्य सागर का ही भाग है। इटली भूमध्य सागर में ही एक द्वीप है, सिसिली द्वीप है, जहाँ पर ज्वालामुखी, ठीक है, का विस्फोट हमें देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखें, सिसिली द्वीप कहाँ है। इटली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ना कि शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत था। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। विश्व के जो 7 बड़े महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के अंतर्गत जहां जो है 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच का जो भाग है उनमें जो है महाद्वीपों के मध्य पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागरीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। इस जलवायु के अंतर्गत अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आने वाले देशों में दक्षिणी फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, पश्चिमी तुर्की है, सीरिया है, पश्चिमी इजरायली है, अल्जीरिया है, आदि देश जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु के विस्तार की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, और दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रश्न बन रहे हैं, तो इन्हें आप इनके क्षेत्र को मैप विशेष के द्वारा, जो मैप के द्वारा है, आप उन्हें याद रखें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। तो 2000 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न आया, चूंकि 2002 में ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये प्रश्न को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में अगर बात करें तो इनकी संख्या जो है 14 हो गई है। उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय इनकी संख्या 11 थी। ठीक, वर्तमान में कुल जिनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है उन देशों की संख्या 14 हो गई है। ठीक, तो करंट से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो इन्हें आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है, छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बांग्लादेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ठीक, वर्तमान में भी बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। दूसरे पे बात करें,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बांग्लादेश में 1278 और जापान में 345, चीन में 150 और फ्रांस में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, तो इसे याद रखें आप। निम्नलिखित प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन्य जीवों में सम्मिलित नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना जो क्षेत्र है वन्य जीवों, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या मानसूनी पतझड़ मिश्रित वन। तो उष्णकटिबंधीय जो सवाना क्षेत्र है वो वनस्पति समूह का क्षेत्र नहीं है, बल्कि कैसे है, एक प्रकार का घास क्षेत्र है, बायोम। ठीक, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम क्षेत्र को घास बायोम में सम्मिलित किया जाता है, जबकि भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय व मानसूनी पतझड़ वन जो है मिश्रित वनस्पति समूह के वन होते हैं। ठीक है, सवाना बायोम में विस्तृत घास क्षेत्र देखने को मिलती है, वृक्षों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है, इस कारण इस क्षेत्र में जो है जीव जंतु जो है अत्यधिक मात्रा में रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं। ठीक, इस बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है पाया जाता है। किसका? उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 13 है, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है उनको देखते हैं। ठीक, जब प्रश्न पूछा गया प्रश्नगण के अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र थे वो ब्राजील में पाया जाता था, जबकि वर्तमान में अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश जो है रूस है। एपफो 2020 के वन रिपोर्ट के अनुसार जो 5 देश हैं रूसी संघ में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलता है, ब्राजील में 12, कनाडा में 9, अमेरिका में 8, चीन में 5। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल वन क्षेत्रों की बात करें तो 2% जो वन क्षेत्र जो है देखने को मिलते हैं। 20% वन क्षेत्र जो है कुल वनों का जो है केवल रूसी संघ में देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो वर्तमान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनके आधार पर जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो इनकी चर्चा भी वर्तमान में देखिए 131वें स्थान पर है। ये डाटा जितने भी आए हैं करंट के जो डाटा से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम एक एक करके नोट करके बाद में करेंगे, चूंकि बदलते रहते हैं डाटा। यहाँ पर भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर क्या था? तो 1991 की जनगणना उस समय हुई थी, चूंकि 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय ये प्रश्न पूछा। अब वर्तमान में अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछेगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बृहत्तम नगर है वो मुंबई है। उस समय भी भारत का बृहत्तम नगर मुंबई ही था। ठीक, लेकिन वर्तमान में मुंबई की जनसंख्या जो है 18.41 बिलियन हो गई है। दिल्ली दूसरे पर है, तीसरे पर कोलकाता है और चेन्नई, बेंगलुरु इसके बाद सम्मिलित होते हैं। तो याद रखिए करंट डाटा है। ठीक, भारत का बृहत्तम नगर मुंबई, दूसरा दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 16, भारत का आयात निर्यात व्यापार किस देश से सर्वाधिक होता है? तो किस देश से सर्वाधिक होता है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के नवीन आंकड़ों की अगर बात करें 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक आयात जो भागीदारी देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी USA, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका है, जबकि चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत किससे संबंधित है?
ये बताना है फलक सिद्धांत। तो व्याख्या देखेंगे हम जल्दी जल्दी आराम से। कोबर का जो ऑप्शन डी है भूसन्नति जो सिद्धांत है तथा जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत का संबंध किससे है? पर्वत निर्माणकारी संबंध से है। तो भूसन्नति सिद्धांत जो है पर्वत से संबंधित है, जबकि लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत और वेगनर का महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक, याद रखें ये प्रश्न जो है आप आयोग ने इसका उत्तर गलत दिया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होते हैं। भूसन्नति सिद्धांत और तापीय संकुचन सिद्धांत दोनों पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है प्रवाल भित्ति से संबंधित है। ठीक, हिमानी जो है नियंत्रण सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रवाल भित्ति से संबंधित है। जबकि संवहन तरंग सिद्धांत की अगर बात करें तो संवहन तरंग सिद्धांत यहाँ दिया है चक्रवात से, जबकि इसका संबंध किससे है? भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के लिए ये सिद्धांत जाना जाता है संवाहनी तरंग सिद्धांत है। ठीक है, स्थिर स्थल सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित है और स्थिर अधर सिद्धांत जो है वो मर्रे द्वारा दिया गया है। इसके बाद तापीय चक्र सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित है। ठीक, तो अलग अलग सिद्धांतों से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके सिद्धांतों को भी हम चर्चा करेंगे बाद में। जबकि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल स्थिर सिद्धांत अभी केवल रिवीजन के पर्पज से ये देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तापीय चक्र महाद्वीपीय और महासागर से संबंधित है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति से की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अब प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें डार्विन का अवतलन सिद्धांत है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है और मर्रे का स्थिरास्थल खंड सिद्धांत है, जैसे कि अपने हम बताया। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है प्रगामी तरंग सिद्धांत। जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, इसे याद रखें। और प्रगामी तरंग सिद्धांत को देने वाले जो भूगोलविद्ता हैं उनका नाम है विलियम हेवेल, जो 1833 में इसका प्रतिपादन करते हैं। शेष सभी सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है, ये बात बताई गई है। ठीक है, डार्विन का अवतल सिद्धांत है, ये आप ध्यान रखें। मर्रे का स्थिर स्थल तल सिद्धांत है। डार्विन ये कहते हैं कि जो है समुद्रों का क्या हुआ, अवतलन हो गया था, उसके बाद जो है उस पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ। वहीं मर्रे का कहना है कि सभी भूखंड स्थिर थे, जल का अप एंड डाउन हुआ, इसके कारण जो है प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ। तो ये अलग अलग अपने मत हैं, उनके अलग अलग मतों का एक एक अपना व्याख्या है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का एक वर्ग नहीं है? देखिए प्रवाल भित्ति से कितने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक, प्रवाल 3 प्रकार की होती है, आपको बता दें प्रवाल 3 होती है। सबसे पहले तटीय प्रवाल होती है, फिर अवरोधी प्रवाल होती है और इसके अलावा एटॉल प्रवाल होती है। महासागरीय द्रोणी कोई प्रवाल नहीं होती। तो प्रवाल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले डेवलप होता है इस तरीके से तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल जब धीरे धीरे यहाँ पर फिर गैप हो जाता है तो वो अवरोध का काम करने लगती है और इस तरीके से जो है अवरोधी प्रवाल का निर्माण होता है। बाद में अवरोधी प्रवाल जब इस तरीके से टूट जाता है और टूटकर अलग हो जाता है तो इस तरह से एक चबूतरे के रूप में निर्मित होता है। तो इसी को हम एटॉल प्रवाल के नाम से जानते हैं। अंतः सागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियां एटॉल अपना अलग महत्वपूर्ण रखते हैं। इनका निर्माण सागरीय जीव जिसे हम मूंगा कहते हैं या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन से इनका निर्माण होता है। तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल सब प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं, जबकि महासागरीय द्रोणी प्रवाल का कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भूगोल के चिंतन फलक यानी पैराडाइज्म का सही अनुक्रम व्यक्त करता है? तो भूगोल के चिंतन का पैराडाइज्म जो चिंतन फलक भूगोल है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले भूतल, फिर भूदृश्य, फिर भूविन्यास और भूतंत्र द्वारा जो है इन्हें व्यक्त किया जाता है। इनके क्रम आप याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा आता है 22। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ
क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो हार्टसोन की, ये रिचर्ड हार्टसोन की ये परिभाषा है। रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील रूपों का वर्णन और उसका व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। ये बात कही जा रही है और यह पृथ्वी तल के घटना दृश्यों के विभिन्न परिवर्ती विवरणों और जटिल अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक यानी पैराडाइज्म कभी नहीं रहा है? तो भूतल का वितरण, मानव प्राकृतिक अंतर संबंध, ये दोनों रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय जो विभेदीकरण है ये भी पैराडाइज्म का हिस्सा था, जैसे कि अभी पैराडाइज्म में हमने 4 चीजों को देखा था। इसके अलावा जो यहाँ पर औपनिवेशिक एवं नगरीकरण की जो व्यवस्था है वो पैराडाइज्म का हिस्सा नहीं है। ठीक, प्रमुख चिंतन फलक जो भूगोल की है उसमें औपनिवेशिक और नगरीकरण कभी नहीं रहा, जबकि भूतल का वितरण, प्राकृतिक एवं मानव के बीच अंतर संबंध, क्षेत्रीय विभेदीकरण और सभी पैराडाइज्म के जो है हिस्से रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। ऐसे लगा लीजिए दोस्तों 5 स्टार, चूंकि ये प्रश्न 100 से भी अधिक बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ये डेविस का त्रिकूट मॉडल है। डेविस जो है अपने अपरदन चक्र संरचना में जो है अपरदन चक्र सिद्धांत है डेविस का, नदी का अपरदन चक्र, तो उसमें ये बताते हैं कि कोई भी स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। ठीक, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ए है डेविस। डेविस महोदय ने स्थल रूपों को संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल बताया है। इनका मानना है कि प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियां आती हैं जिसमें पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। संरचना प्रक्रम तथा अवस्था को डेविस महोदय की डिग्री कहा जाता है, यानी इसी को हम त्रिकूट के नाम से जानते हैं, डेविस का त्रिकूट। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल डमरू मध्य देश पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है जल डमरू यानी जल संधियां जो हैं। बेरिंग जल संधि का संबंध किस देश से है? लूनो जल संधि, पाक जल संधि। बेरिंग जल संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया को जो है अलग अलग करता है यहाँ पर, और जो हमारा प्रशांत महासागर है और इसके अलावा जो है आपके आर्कटिक जो महासागर है दोनों को मिलाने का काम करता है, तो इसे आप याद रखें। ठीक, इसके अलावा जो है लूनो जल संधि का संबंध फिलीपींस से है। फिलीपींस में लूनो जल संधि फिलीपींस और ताइवान को जो है अलग करता है। पाक जल संधि भारत और किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जबकि मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। किसको? मलेशिया और इंडोनेशिया। एक जल संधि यहाँ पर और देखने को मिलती है, जावा जल संधि। आप इसे बताइएगा। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न हमारा 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? अंतर संबंध का सिद्धांत, बिल्कुल। मानव भूगोल और प्रकृति का दोनों का अंतर संबंधिक अध्ययन होता है। मानव क्रियाशीलता का सिद्धांत, मानव प्रकृति में हमेशा एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, अंतर संबंध होते हैं। इसके बाद कह रहा है विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत, मानव प्रकृति के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उसमें अपना विशिष्ट जीवन पद्धति को अपनाता है। इसके अलावा नौ मालथस सिद्धांत दिया गया है। नौ मालथस सिद्धांत जनांकीय भूगोल से संबंधित है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या सिद्धांत। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत की बात करें तो विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत जो ब्लास द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जबकि नौ मालथस सिद्धांत मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह क्या है? मालथस द्वारा दिया गया एक जनसंख्या
सिद्धांत का परिमार्जित रूप है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न बिल्कुल इजी हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न बहुत ही जो है पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों में हमें जो है थोड़ी सी असहजता होती है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रश्न इसके बाद हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन। हृदय स्थल जो हार्टलैंड थ्योरी है वो मैकिंडर की है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। सबसे अधिक विख्यात हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ने 1904 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की बैठक में अपना निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी, द जियोग्राफिकल पोवेट ऑफ हिस्ट्री, इनकी ये फेमस पुस्तक है मैकिंडर्स की, इन्हें आप याद रखें। ठीक, मैकिंडर की ये फेमस पुस्तक है द जियोग्राफिकल पोवेट ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास की भौगोलिक धुरी, में इन्होंने प्रथम बार जो है हृदय स्थल सिद्धांत का विचार दिया था। मैकिंडर के हृदय स्थल यानी हार्टलैंड की विचारधारा का विकास उनकी अपनी पुस्तक किसमें दिया गया है? लोकतांत्रिक आदर्श और यथार्थ में। तो विचार और थियरी दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही प्रश्न जो है बने हैं मैकिंडर से। लोकतांत्रिक आदर्श और यथार्थ जो इनकी पुस्तक है, इसमें जो हार्टलैंड थियरीज है उसके विषय में विस्तार से वर्णन दिया गया है। जबकि विचार की बात करें तो सबसे पहले जो विचार आया वो द जियोग्राफिकल पोवेट ऑफ हिस्ट्री में, यानी इतिहास की भौगोलिक ध्रुव में जो है ये बात कही गई थी हृदय स्थल की। तो दोनों पुस्तकें इनकी हैं, और दोनों जो इनके जो विचार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखिएगा। यही प्रश्न, केवल 3 प्रश्न जो है मैकिंडर से ये पूछे जाते हैं, और तीनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक। सार्वभौमिक एकता, तो सार्वभौमिक एकता के लिए हम्बोल्ट जाने जाते हैं, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। हम्बोल्ट की समकक्ष एक और भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम रिटर है। हम्बोल्ट खोजी प्रवृत्ति के थे, अन्वेषक थे, जबकि रिटर जो है आरामदायक कुर्सी पर बैठने वाले भूगोलवेत्ता थे। ठीक, इन्होंने सार्वभौमिक एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने माना कि सारी पृथ्वी पर समस्त प्राकृतिक में केवल एक आत्मा व्याप्त है, अर्थात इस विश्व के विभिन्न पिंड, विभिन्न भाग, विभिन्न तत्व परस्पर एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। और हम्बोल्ट महोदय ने क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया। इनकी एक फेमस रचना हम्बोल्ट की क्या है? कॉस्मोस। कॉस्मोस, तो इन्हें भी आप याद रखें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मानव भूगोल कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन स्मिथ का है कि मानव भूगोल में जो है कौन कहाँ और क्या का अध्ययन और कैसे का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में स्थानिक संदर्भ में अगर हम देखें तो स्मिथ ने भूगोल की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की कि मानव भूगोल कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना, उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो उपांत क्षेत्र की जो परिकल्पना है ये है स्पाइकमैन की, और स्पाइकमैन के उपांत क्षेत्र को हम रिमलैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिमलैंड सिद्धांत, रिमलैंड थियरी, इसी को हम उपांत क्षेत्र भी कहते हैं, जो स्पाइकमैन का है। तो शब्दों का खेल है, इंग्लिश में आएगा तो रिमलैंड ही लिख कर आएगा, जबकि हिंदी में कई बार उपांत पूछ लेता है, जो मैकिंडर के हृदय स्थल के सिद्धांत के चारों तरफ व्याप्त है। जबकि कोहन द्वारा भू सामरिक प्रदेश का प्रतिपादन किया गया है। याद रखें, भू सामरिक प्रदेश का प्रतिपादन जो है कोहन द्वारा किया गया है, जबकि रेवेस्की के द्वारा जो है वायु शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रेवेस्की कहते हैं, देखिए अलग अलग जो सिद्धांत हैं
कोई जो है जल शक्ति को मानता है कि जो जल जिनका नियंत्रण जल पर होगा वो विश्व में जो है अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। कोई कह रहा है कि जिनका नियंत्रण जो है जो मध्य देश है, मध्य क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उस पर होगा, जैसे जर्मनी और ये क्षेत्र हैं, तो वो विश्व में सबसे शक्तिशाली होगा। वहीं रेवेंस्की इस बात को कहते हैं कि वर्तमान समय में यदि जिनका वायु शक्ति पर जो है वायु पर अत्यधिक पकड़ होगी वो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली देश होंगे। तो अलग अलग मत है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जानना भी चाहिए। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नियतिवाद का समर्थन, नियतिवाद जो है हट्टीगटन से संबंधित है। संभववाद लफेब्रे, संभववाद शब्द जो है फेब्रे का है सॉरी, जबकि ब्लास महोदय को संभववाद जो कॉन्सेप्ट है उसका जनक मानते हैं संभाव्यवाद का। नव नियतिवाद जिसे नियो डिटरमिनिस्ट कहते हैं, ये ग्रिफिथ टेलर का कॉन्सेप्ट है, तो इसे याद रखें आप। पर्यावरण कारकवाद की अगर बात करें, पर्यावरण कारकवाद की, तो अल्फ्रेड हेटनर जो है पर्यावरण कारकवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है, पर्यावरण कारकवाद का जो संबंध है वो किससे है, जिसे हम प्रासंभाव्यवाद कहते हैं, वो स्पेट का है। किसका है? स्पेट का है। ठीक है। रेटजल हंटिंगटन सैंपल जो है, रेटजल जो सैंपल की जो है जिनकी शिष्य सैंपल हुआ करते थे, हंटिंगटन, ये सभी नियतिवाद के समर्थक हैं। नियतिवादी समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि प्रकृति ही सबसे शक्तिशाली है और मनुष्य प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। बाद में इसी बात को लुसियन फेब्रे ने अपने संभववाद में जो है ब्लास महोदय ने इसकी जो है विस्तृत व्याख्या की। फेब्रे महोदय ने संभववाद का शब्द दिया और इसके समर्थक में अगर बात करें तो फेब्रे, ब्लास, ईसा बोमन जो है इनके समर्थक थे। इन सबका मानना था कि प्रकृति केवल संभावनाएं व्यक्त करती है, मनुष्य जैसे चाहता है प्रकृति से उन संभावनाओं को अपने जीवन में जो है ग्रहण करके और अपना विकास करता है, यानी वो प्रकृति द्वारा पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता। ये बात जो है संभववाद कहता है। बाद में इसी बात को और डिफाइन करते हैं नियो डिटरमिनिज्म में। नौ नियतिवाद है जिसमें ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि प्रकृति का रोल सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस की भांति होती है जो कुछ समय के लिए गति अवरोध कर सकती है, लेकिन उसके जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है उसे बदलती नहीं है। सिर्फ क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। तो ये कंट्रोलर का काम करती है। ठीक, इस बात को कहते हैं, इसी को नौ निश्चयवाद, नौ नियतिवाद ये कहते हैं। प्रसंभाव्यवाद जो पर्यावरण कारकवाद है उसे प्रसंभाव्यवाद कहते हैं, तो जिसका प्रतिपादक जो है OH के स्पेट द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट है 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मोस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है, तो पहले हमने बता दिया है इस प्रश्न का, हम्बोल्ट का है। 1845 में हम्बोल्ट की सबसे लोकप्रिय कृति जो है कॉस्मोस, उनकी कृति कॉस्मोस व्यवस्थित भूगोल के अनुपम स्थान रखती है, जिसमें प्रकृति की एकता पर जोर दिया गया है। प्रकृति की एकता यानी एक रूपतावाद की जो संकल्पना है वो हटन की है, लेकिन जो प्रकृति की एकता की बात करते हैं वो हम्बोल्ट ये कहते हैं कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं सब क्या हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक ही शक्ति के द्वारा है नियंत्रित की जा रही है, चल रही है। ठीक, कॉस्मोस कृत में लिखते हैं हम्बोल्ट का मंतव्य है कि विश्वव्यापी विज्ञान का इनसे विकास करना था। आगे बात कर रहे हैं 33 नंबर प्रश्न में कि 33 नंबर में निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि कार्ल रिटर्स की विधि नहीं है, तो निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक। तो आगमनात्मक विधि जो है हम्बोल्ट की है, हम्बोल्ट की है, जबकि रिटर की विधि निगमनात्मक है। तुलनात्मक और ऐतिहासिक जो है, रिटर ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए भी अपने जो है अलग अलग जो है व्याख्याएं दिए हैं। तो कार्ल रिटर भूगोल की आधुनिक विचारधारा के संस्थापकों में से एक हैं, जो उद्देश्यवादी
एवं ईश्वर के प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें आर्म चेयर यानी आराम कुर्सी वाला जो है भूगोलविद्ता कहते हैं। रिटर की भौगोलिक अध्ययन की विधि निगमनात्मक थी। रिटर ने विविधता में एकता यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं। विविधता में एकता के विचार को विकसित किया है। रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन को लैंडर कुंडे एवं भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भूविज्ञान माना है। ठीक, प्रादेशिक अध्ययन को लैंडर कुंडे और भूगोल को अर्धकुंडे यानी भूविज्ञान इन्होंने कहा है। रिटर की दो प्रसिद्ध पुस्तकें अर्धकुंडे और प्रादेशिक भूगोल लैंडर कुंडे दोनों ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कई बार प्रश्न पूछा गया है। रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। रिटर पृथ्वी को मनुष्य के घर के स्वरूप में देखता है, इसलिए रिटर जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रिटर को आर्मचेयर भूगोलविद्ता कहते हैं। वही हमबोल्ट जो है इन्हीं के जो समकालीन हुआ करते थे वो जो है अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अलग अलग जैसे दक्षिण अमेरिका में जो है हमबोल्ट की धारा का खोज किया, अलग अलग स्थानों का भी खोज किया। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में हरित क्रांति के द्वारा त्वरित सुधार हुआ है। किन फसलों में त्वरित सुधार हुआ है? तो उनकी अगर बात करें ठीक, तो इसमें जो है धान्य जो फसलें हैं जिसमें गेहूं है, चावल है, मुख्यतः दो फसलें इसमें आती हैं, साथ ही साथ मक्का भी है। विकासशील देशों में हरित क्रांति का त्वरित सुधार धान्य फसलों की उपज को बढ़ावा देना था। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो गेहूं में हुआ है। इसके पश्चात मक्का और चावल आदि स्थान रखते हैं। इसमें सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति का लाभ मिला है। ठीक, बस्तर जिले की बात करें तो बस्तर जनपद जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसमें बैलाडीला एक क्षेत्र है जो किसके लिए जाना जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैलाडीला बॉक्साइट, तांबा, जल विद्युत या लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो दो हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तीसरा आप बताइएगा आपको क्या, सॉरी यहाँ पर जो दो एलिमिनेट करना था, यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। लौह अयस्क के लिए बैलाडीला जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का जो फेमस क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला लौह अयस्क उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बैलाडीला का लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क उत्पादन में डल्ली राजहरा की पहाड़ियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पंपास अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। ये घास स्थल है। किस तरीके के घास स्थल हैं? तो शीतोष्ण घास स्थल हैं। बेल्ट जो है दक्षिणी अफ्रीका में है। लानोज कहाँ है? तो लानोज यहाँ पर नहीं है चिली में, बल्कि लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हमारा डी होगा। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में। पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट्स दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक, घास स्थल हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अलग है? पंपास, डाउन्स, लानोज, बेल्ट। तो देखिए इसमें से तीन जो हैं वो शीतोष्ण घास से संबंधित है, जबकि एक जो है उष्णकटिबंधीय घास से संबंधित है। अब वही बात अभी ऊपर हम जिक्र कर रहे थे और प्रश्न आ गया। लानोज वेनेजुएला में पाई जाने वाले निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय घास है। लानोज क्या है? यहाँ पर वेनेजुएला में पाई जाती है और ये कैसी घास है? तो ये है उष्णकटिबंधीय घास। जबकि अगर बात करें तो मध्य अक्षांशों में जो घास पाई जाती है जिन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, जिसमें पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलती है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में और बेल्ट्स दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, याद रखें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा समूह दूसरे से भिन्न है?
वर्गेस का सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत बिल्कुल सही है। हाइट का प्रखंडीय या खंड सिद्धांत जो है कहते हैं इन्हें। हैरिस और उलमैन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत दोस्तों रट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आने ही आने हैं। किस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत नहीं है बल्कि किस्टालर का क्या है, तो किस्टालर का जो हमारे हैं वो केंद्र स्थल सिद्धांत है, याद रखें। जीके जीव का जो है कोटि आकार नियम है। ठीक, बाकी सभी ठीक थे। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत वर्गेस का है जो 1925 में प्रतिपादित हुआ। खंड सिद्धांत होमर हायट का है जो 1939 में यानी 1939 में हुआ। बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस और उलमैन का है जो 1945 में प्रतिपादित हुआ। इसके अलावा संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का है जो 1962 में प्रतिपादित हुआ। ठीक, तो याद रखें ये प्रश्न आने ही आने हैं। इन पांचों प्रश्नों में से जो 6 प्रश्न सॉरी दिए गए हैं, इन 6 में से कोई ना कोई एक चीज आपको मिली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है। तो प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त कुल जनसंख्या को हम कहते हैं कायिक घनत्व, यानी प्रति इकाई कृषित भूमि में जितनी जनसंख्या उसमें काम करती है उनको मिलाकर हम कायिक घनत्व निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, कायिक घनत्व को देखते हैं। कायिक घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। ठीक, इसके बाद कृषि घनत्व की बात करते हैं तो कृषि में संलग्न जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तो हमारा कृषि घनत्व आता है। इसके अलावा जो आर्थिक घनत्व है तो आर्थिक घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन की बात करेंगे तो आर्थिक घनत्व निकल जाएगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जब भी कृषि के इस थ्योरी से प्रश्न पूछा जाता है तो कायिक घनत्व, कृषि घनत्व या आर्थिक घनत्व जो है आपसे पूछ लिया जाता है तो इन्हें आप याद रखें। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव वृद्धि ध्रुव की संकल्पना पेरॉक्स की है, याद रखिएगा। ठीक, ग्रोथ पोल थ्योरी जो है 1955 में पेरॉक्स महोदय ने दिया था। ध्रुव वृद्धि ध्रुव की संकल्पना पेरॉक्स द्वारा 1955 में दिया गया। आर्थिक और प्रादेशिक विकास से संबंधित विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरॉक्स ने 1955 में प्रतिपादित किया। पेरॉक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत को एक अन्य फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.आर. बोर्डविले ने संशोधित किया और 1966 में इसी को क्या कहा, विकास केंद्र सिद्धांत के नाम से इन्होंने बोर्डविले ने जो है एक नया थियरी, नया कॉन्सेप्ट जो है प्रतिपादित किया। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है गुलनार मेंडल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा सॉरी का अध्ययन एवं विश्लेषण है, क्या है, तो गुलनार मेंडल का एशिया के देशों का आर्थिक विपन्नता पर लिखित जो है एशियन ड्रामा एक इनका फेमस पुस्तक है। गुलनार मेंडल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा पुस्तक एशिया के देशों की आर्थिक विपन्नता के संदर्भ में अध्ययन और विश्लेषण करता है। इसमें गरीबों की भयावह स्थिति को दर्शाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एशियन ड्रामा गुलनार मेंडल, एशियन ड्रामा गुलनार मेंडल की है, याद रखिए आप। ठीक, इसके बाद 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान द्वारा किया गया, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध एजी टांसले से है, यानी इसी को हम इकोसिस्टम शब्द के नाम से भी जानते हैं। टांसले ने 1935 में इस सिद्धांत इस जो है शब्द का प्रतिपादन किया। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर होती है। समय इकाई में भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कई बार पारिस्थितिकी तंत्र से सीधे प्रश्न आपसे पूछता है तो एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के जो जनक हैं वो आपके एजी टांसले हैं, तो याद रखें। इसके बाद ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर्स की विषय वस्तु है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्रंटलैंड आवर कॉमन फ्यूचर्स
की रिपोर्ट, यूरोपीय संघ की सुरक्षा, पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंधी, हिंद महासागर की सुरक्षा या दक्षिणी एशिया का प्रादेशिक सहयोग, किस विषय से संबंधित है ये पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के विषय वस्तु की अगर बात करें तो पर्यावरण विकास के विषय से संबंधित है। यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई। पर आज भी ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पर्यावरण समस्या दिन प्रतिदिन बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है? तो विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या वनारोपण। वन अगर आप रोपण करते हैं, वन लगाते हैं, तो उससे कोई विश्वव्यापी समस्या नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। कांच गृह प्रभाव जो हरित गृह प्रभाव हो उससे होता है। ओजोन क्षरण हो रहा है वो भी विश्वव्यापी समस्या है। अम्ल वर्षा हो रही है वो भी विश्वव्यापी समस्या है। जबकि पर्यावरण में अगर आप वनों का रोपण करते हैं, यानी वन लगाते हैं, वृक्षों का लगाते हैं, तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, अतः ये समस्या नहीं है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा समदाब रेखा को मिलाने वाली रेखा है? तो समदाब रेखा को आइसोबार रेखा के नाम से जानते हैं। वायु की समान स्थिति या समान दाब को मिलाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। आइसोहाइट क्या होती है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहाइट कहते हैं। आइसोक्रोन कहते हैं किस रेखा को? किसी बिंदु से एक समय में तय की गई दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम, जब दो बिंदुएं हैं, कोई एक बिंदु है और एक बिंदु से अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं, तो उस समान समय की जो दूरियां हैं उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोक्रोन कहते हैं। इसके अलावा समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा को वेबर महोदय ने आइसोडोपन की संज्ञा दी थी। तो आइसोडोपन वेबर द्वारा प्रतिपादित समान परिवहन लागत ठीक के लिए इन्होंने ये प्रतिपादन किया था। वेबर का एक है न्यूनतम लागत सिद्धांत। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत में ही समान परिवहन लागत की बात आइसोडोपन की संकल्पना के द्वारा, यानी आइसोडोपन रेखा के द्वारा जो है निर्धारित करते हैं। तो याद रखें। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है महासागरीय नितल के 4 उच्चवचीय रूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? नितल के 4 उच्चवच हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल या महासागरीय मैदान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद महासागरीय गर्त। ठीक, महासागरीय नितल और उच्चवचीय स्वरूपों में सर्वाधिक विस्तार जो है मैदान को देखने को मिलता है। चलिए सभी को एक बार देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो महाद्वीपीय मग्न तट 8.6, महाद्वीपीय मग्न ढाल 8.5, जबकि महासागरीय मैदान 75.9% जो क्षेत्र पर है महासागरीय मैदान देखने को मिलता है। इन्हें हम बीतलीय मैदान के भी नाम से जानते हैं। महासागरीय गर्त 7%। तो सबसे कम जो है गर्त का क्षेत्र देखने को मिलता है, दूसरे पर मग्न ढाल, तीसरे पर आपके मग्न तट, और जो चौथा है सबसे कम वो है महासागरीय गर्त। आप इन्हें ध्यान रखिए। ठीक, सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्र देखने को मिलता है महासागरीय मैदान का, फिर जो है मग्न तट का, और फिर जो है मग्न ढाल का, उसके बाद जो है गर्त का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, अलग अलग बार भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सुमेलित पूछा है नहीं है, एक तरफ गर्त दिया है, दूसरी तरफ महासागर है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल। रोमांसेस गर्त अंध महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, एल्यूसिन गर्त हिंद महासागर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए व्याख्या देखते हैं, वैसे अच्छा रहेगा। ठीक, मैरियाना गर्त हिंद महासागर में है, रोमांसिस गर्त जो है अंध महासागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, एल्यूसिन गर्त प्रशांत महासागर में है। जो कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप के पास में जो है एल्यूसिन गर्त देखने को मिलता है, तो ये प्रशांत महासागर में है, इन्हें आप याद रखें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर नितल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख यानी मड का प्रकार नहीं है? तो जो पंख है वो 3 प्रकार के होते हैं, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख, जबकि पीला पंख कोई पंख नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। पीला पंख सागर नितल में पाए जाने वाले पंख का प्रकार नहीं है। मरे द्वारा पंख के 3 प्रकारों में विभाजित किया था।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो जो पंख पाए जाते हैं वो उसका विभाजन किसने किया, तो मर्रे ने किया था। ठीक। जेन्किंस महोदय ने महासागरीय निक्षेपों को 3 प्रकारों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि अथाह गहराई में जमाव वाले जो क्षेत्र हैं, छिछले जल में जमाव क्षेत्र और तटीय जमाव वाले क्षेत्र, 3 भागों में इन्हें जो है महासागरीय निक्षेपों को बांटा। जबकि मर्रे ने नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख गहराई के आधार पर मर्रे महोदय ने भी कहा है। तो ये भी एक सवाल है। 49 नंबर कह रहा है जलमंडल के जो है जलमंडल के जलमंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बाद माना जाता है, तो 6000 फीट, 12000 फीट, 15000 फीट और 18000 फीट। जलमंडल के सामान्यतया 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान सामान्य होता है। 1000 मीटर की गहराई को यदि देखें तो फीट में बदलें तो ये जो है 3280 फीट होता है। इस तरीके से प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर गलत दिया गया था, तो आप याद रखें। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है निम्न उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कोयना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। टिहरी बांध जो है आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो इसे आप याद रखें, उत्तराखंड। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर। टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और भिलंगना। पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, किसके संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। कई बार वो जो है भागीरथी की जगह गंगा दे देता है और भिलंगना दे देता है, तो लोग कंफ्यूज होकर भागीरथी भिलंगना को छोड़कर गंगा और भिलंगना को लगा के आते हैं, जो प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक। संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी नामक स्थान पर जो है टिहरी बांध बनाया गया था। इसी प्रकार नागार्जुन सागर बांध का निर्माण तेलंगाना के नलकोंडा जिले में आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर, यानी नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। जबकि कोयना में बात करें तो कोयना नदी पर जो है ये बांध महाराष्ट्र में बनाया गया है। वहीं हीराकुंडा जो बांध है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक। 51 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि उनको भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जलवायु का वर्गीकरण टिवार्था द्वारा किया गया, बिल्कुल। पृथ्वी की परतें व्हेल द्वारा निर्धारित की गई। अपरदन चक्र पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत लाप्लास का है। आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर जो है गलत है, फिर भी देख लेते हैं। विलियम वेल्स महोदय ने पृथ्वी की परतों का विभाजन नहीं किया, बल्कि ज्वारभाटा से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। जबकि पृथ्वी की परतों की बात करें उनके विभाजन में, तो आर्थर होम्स और स्वेस महोदय ने पृथ्वी के 3 खंड में बांटा है। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक। सियाल, सीमा, नीफे में बांटा है। गुटेनबर्ग आदि विद्वानों का इसमें योगदान है, इन लोगों ने भी बांटा है, लेकिन सियाल, सीमा, नीफे ये स्वेस महोदय का है, इन्हें आप याद रखें। 52 नंबर प्रश्न यहाँ है, कहिए तो चलिए 52 नंबर प्रश्न से आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि थिंक ज्योग्राफी क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जो लोगो दिख रहा है उसी तरह से एप्लीकेशन का भी लोगो है, तो आप जाएँ उसे डाउनलोड करें। हम जल्द ही वहाँ पर फ्री टेस्ट अवेलेबल कराएंगे आपको, और आप उन टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण आयाम तक ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत आभार क्लास देखने के लिए।